हाँ जी बच्चों, कैसे हो सब लोग? अच्छे हो? तो बच्चे अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 की फिज़िक्स फ्रॉम द वेरी फर्स्ट चैप्टर। चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड मेज़रमेंट्स। इसमें बेसिकली 3 डिफरेंट पार्ट्स हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, डायमेंशन एनालिसिस एंड एरर्स और अनसर्टेनिटीज़। तो बच्चे जो फिज़िक्स है वो स्टार्ट होती है इस यूनिवर्स को ऑब्ज़र्व करने से। इस यूनिवर्स में जितने भी फिनोमिना हो रहे हैं, चाहे वो लाइट का जगना है, सन का हमारी धरती पे लाइट को भेजना है, लाइट से हीट का प्रोड्यूस होना है, पानी के अंदर अपनी शक्ल देखना है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, या फिर कोई भी फिनोमिना रेन होती है, जितने भी फिजिकल फिनोमिना इस दुनिया में होते हैं उन सबको इंसान ने बड़ी स्टार्टिंग से ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। ऑब्जर्व करके समझने की कोशिश करी कि कौन से सेट ऑफ रूल्स हैं, कौन से लॉज हैं जो ये फिनोमिना ओबे करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर एक एप्पल है, एप्पल जब नीचे गिरा तो न्यूटन के दिमाग में आया कि भाई ये एप्पल को नीचे गिराने वाली जो फोर्स है, ये कौन सी फोर्स है? क्या ये वही फ़ोर्स है जो हमारे मून को अर्थ के अराउंड घुमा रही है? क्या यही फ़ोर्स हमारी अर्थ को सन के अराउंड घुमा रही है? और इस तरह से एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से, एक छोटे से थॉट प्रोसेस से न्यूटन ने इस चीज़ को आइडेंटिफ़ाई किया और फिर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करके जो आपने पढ़ा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वो न्यूटन ने डिफ़ाइन करा। तो इसी तरह से हम इस नेचर को स्टडी करते हैं, नेचर को स्टडी करके कुछ सेट ऑफ रूल्स को अंडरस्टैंड करते हैं, फिर उनको हम अप्लाई करते हैं फॉर फर्दर डेवलपमेंट। तो जब भी आप किसी चीज़ को, किसी फिनोमिना को स्टडी करोगे, तो उसको स्टडी करते टाइम आपके पास कुछ क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको डिफाइन करना पड़ता है, कुछ टर्म्स होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लेंथ एक टर्म है, मास एक टर्म है। ये जो टर्म्स हैं, ये उन फिज़िकल फिनोमिना को स्टडी करने के लिए हमें इनको डिफाइन करना पड़ता है। और डिफाइन ही नहीं करना पड़ता, बहुत सारी सिचुएशंस में आप उनको मेज़र भी करते हो। जैसे आप लेंथ को मेज़र करते हो डे टू डे लाइफ़ में कितनी बार मेज़र करते हो, मास को मेज़र करते हो। अगर आप मार्केट से कुछ लेके आ रहे हो, वैसे आप किलोग्राम फ़ोर्स या वेट में लेके आते हो उसको, बट उसमें एक्चुअली मास ही इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि ग्रेविटी दोनों साइड सेम होती है वेइंग बैलेंस में। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स हैं, इनको हम डे टू डे लाइफ में बहुत बार एनकाउंटर करते हैं और फिज़िक्स को जब आपने स्टडी करना है, तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ जब भी आप डिफाइन करोगे, तो उनको डिफाइन करने के लिए यूनिट्स हमेशा चाहिए होते हैं, आपको पता है। तो सबसे पहला चैप्टर हमारा मेज़रमेंट का जो टॉपिक है, वो सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में रहेगा। कौन-कौन से सिस्टम्स हम यूज़ करते हैं, फंडामेंटल और ड्राइव क्वांटिटीज़ कौन-सी हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की डेफिनेशंस भी हम फटाफट रिवाइज़ कर लेंगे और लास्ट में फिर हम देखेंगे कुछ ऐसे प्रैक्टिकल यूनिट्स जो बहुत बड़े डिस्टेंसेस या बहुत छोटे डिस्टेंसेस के लिए यूज़ होते हैं, मासेस के लिए यूज़ होते हैं और लेंथ और टाइम के लिए यूज़ होते हैं, वो हम लास्ट में देखेंगे। अगला चैप्टर है, इसी चैप्टर का जो नेक्स्ट पार्ट है वो डायमेंशनल एनालिसिस है, तो उसमें हम देखेंगे कि डायमेंशनल फॉर्मूले क्या होते हैं, क्यों बनाए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं और हमारी क्या हेल्प करते हैं फिजिक्स को स्टडी करने में। तो डायमेंशनल फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये जेईई और नीट में भी बड़े सारे क्वेश्चंस आते हैं और सीबीएसई में तो पक्का ही आएंगे आपके स्कूल एग्जाम्स में। फिर उसके बाद एरर्स और अनसर्टेनिटी, एरर एंड अनसर्टेनिटी मेजरमेंट्स है। तो देखिए, जब भी आप इस चीज़ को मापते हो, मेजर करते हो, तो उसमें हमेशा कुछ ना कुछ गलती रहने के चांसेस होते हैं। चीज़ों को मापते टाइम जिस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को आप यूज़ कर रहे हो, उसका भी कुछ ना कुछ लिमिटेशन होता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर मुझे एक हेयर की थिकनेस को फाइंड करना है, तो आप स्केल से नहीं मेज़र कर सकते क्योंकि स्केल पे तो मिनिमम 1 मिलीमीटर तक मेज़र कर सकते हो ना, और हेयर तो बहुत पतला होता है, तो उसकी थिकनेस को स्केल के ऊपर रखोगे तो मेज़र करना डिफ़िकल्ट है। तो कुछ इनडायरेक्ट मेथड लेके आना पड़ेगा या फिर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट लेके आना पड़ेगा जो उतनी स्मॉल लेंथ को भी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ मेज़र कर सके। तो ये एक एग्ज़ाम्पल दी है मैंने। तो जब भी हम चीज़ों को मेज़र करते हैं, उसमें एरर्स या गलतियाँ होने के चांसेस हैं। तो वो गलतियाँ कैसे हम एस्टिमेट करते हैं, फिर कैलकुलेशंस में आप उन गलतियों को कैसे कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक लेंथ और ब्रेड्थ को मेज़र करा और उसमें कुछ ना कुछ एरर होने के चांसेस हैं और आप उस लेंथ ब्रेड्थ को जब मल्टीप्लाई करके एरिया कैलकुलेट करोगे, तो एरिया में भी उस कुछ गलती होने के चांसेस हैं। तो उन एरर्स के साथ कैसे टैकल किया जाता है, वो हम लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इस यूनिट के अंदर देखो, जो चैप्टर 1 है ना, ये एनसीईआरटी का नाम है। तो इसके ऊपर 5-6 वीडियोज़ आई थिंक बन जाएँगी आपके बेसिक्स को, फंडामेंटल्स को कवर करने के लिए। तो उसके अंदर जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं, इनको हम बारी-बारी स्टडी करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? तो अभी स्क्रीन पे जैसे नज़र आ रहा है कि फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो होती हैं बच्चे, वो फिज़िकल लॉज़ को स्पेसिफाई करने के लिए जिन टर्म्स को हम यूज़ करते हैं, डिस्क्राइब करने के लिए जिन टर्म्स को हम यूज़ करते हैं, बताने के लिए, लिखने के लिए, समझने के लिए जिन टर्म्स को हम यूज़ करते हैं, वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ये सब फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, है ना? तो ये सब फिज़िकल क्वांटिटी है, फिज़िक्स में बहुत बार इनकी ज़रूरत पड़ती है और हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ की मेज़रमेंट से बात स्टार्ट करेंगे। तो मेज़रमेंट क्या होती है? चीज़ों को मापते कैसे हैं? तो जब भी चीज़ों को मापना है, हम हमेशा एक चीज़ करते हैं जो कभी नहीं करनी चाहिए,
बच्चों में तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए कंपैरिज़न। तो हम कंपैरिज़न ही करते हैं किसी अननोन चीज़ का नोन के साथ। देखिए ये मेरे पास एक मेज़रिंग टेप है, तो इसको मैंने खोला, वैसे इससे मेज़र करूँगा ना तो गलती के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। देखो कितने सारे इसमें धब्बे पड़े हुए हैं और साथ-साथ देखो जो इसके वो हैं नंबर्स वो भी ऑलमोस्ट डिलीटेड हैं। तो अगर मैं इससे इसकी लेंथ को मेज़र करूँगा तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये अननोन लेंथ है, ये नोन है। इसके बारे में पता है मुझे कहाँ पे सेंटीमीटर है, मान लो कि ये बिल्कुल साफ़ है, तो फिर तो नॉन ही है ना। तो इसके सामने मैंने इसको रखा और मैंने देख लिया भी कहाँ एंड हो रहा है। तो जहाँ पर एंड हो रहा है मैंने लिख दिया, हाँ जी सर ठीक है, इसकी जो लेंथ है लेट अस सपोज़ 12 सेंटीमीटर है और उस लेंथ को मैंने एल से डिनोट कर दिया। तो जो 12 है वो क्या है? 12 एक न्यूमेरिक वैल्यू है, सीधी-सी बात है। ये एक वैल्यू है जस्ट, है ना? और ये क्या है? ये यूनिट है। तो यूनिट क्या होता है? यूनिट एक स्टैंडर्ड वैल्यू है जिससे मैंने कंपैरिज़न करा। एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। ये स्टैंडर्ड किसने बनाया? मैंने नहीं बनाया, ये स्टैंडर्ड बनाया है एक बहुत इम्पोर्टेंट बॉडी है फ्रांस के अंदर आई थिंक कॉन्फ्रेंस ऑफ जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, तो वो इन यूनिट्स को डिफाइन करती है। हम आगे जाके और डिटेल में समझेंगे। तो एक स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ हमने एक अननोन वैल्यू को कंपेयर करा और हमने बता दिया कि इतने सेंटीमीटर लेंथ है। लेकिन ये जो स्टैंडर्ड वैल्यू है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो सेम काइंड की होनी चाहिए। मतलब अगर आप लेंथ को मेज़र करना चाहते हो तो लेंथ के साथ ही कंपेयर करना पड़ेगा। अगर मास को मेज़र करना चाहते हो तो मास के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। टाइम को मेज़र करना है तो टाइम से। जैसे मास की एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। ये इस तरह का तराजू आपने देखा होगा। यहाँ पर एक मार्कर लगा होता है। अब इस साइड पर हम कुछ वेट्स रख देते हैं। ये कुछ ब्लॉक्स हैं 1 किलोग्राम के। तो यहाँ पर जो मैं किलोग्राम बोल रहा हूँ वो एक यूनिट है। मैंने यहाँ पर 1 किलोग्राम और दूसरा भी 2 किलोग्राम यहाँ पे रख दिया और कुछ मेरे पास यहाँ पे ऑरेंजेस हैं। तो उन ऑरेंजेस का वेट मुझे मेज़र करना है, मुझे 2 किलो ऑरेंज चाहिए। तो मैं 1 रखूँगा, 2 रखूँगा, 3 रखूँगा, 4 रखूँगा, जब तक ये बराबर नहीं हो जाएगा तब तक ये वाली जो नीडल है वो 0 पे नहीं आएगी। ये 0 पे चाहिए। अगर इस साइड का पलड़ा भारी हुआ, यहाँ पर आपने ज़्यादा ऑरेंजेस रख दिए तो कहानी कुछ ऐसी हो जाएगी। सिंपल सी एग्ज़ाम्पल सिर्फ समझने के लिए। कहानी कुछ ऐसी हो जाएगी जो सही नहीं है भई, इसमें ज़्यादा ऑरेंजेस आप घर पे ले जाओगे। तो हमें कंपैरिज़न सही करना है। तो हम यहाँ पर भी कंपैरिज़न कर रहे हैं। लेकिन देखिए मास का कंपैरिज़न मास के साथ ही हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा कि भई मापना है तो संतरों का मास है या वेट है और उसको मापने के लिए आप फुट्टा ले आए या फीता ले आए, ऐसा नहीं होगा, है ना? तो सेम काइंड की क्वांटिटी के साथ कंपैरिज़न होता है। अब थोड़ा टेक्निकली इसको लिखना कैसे है वो हम देख लेते हैं। एग्ज़ाम में तो भई लिख के आना पड़ेगा ना। तो मेज़रमेंट क्या होता है? मेज़रमेंट हम पढ़ लेते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। The process of comparison of a physical quantity with a standard amount of same kind. सेम काइंड लिखना ज़रूरी है, ये मत छोड़ के आ जाना, इज़ मेज़रमेंट। अब ये ज़रूरी नहीं कि ये डेफिनिशन पूछेंगे, कोई नहीं पूछेगा, बट पता होना चाहिए। द स्टैंडर्ड विद व्हिच द कंपैरिजन इज़ मेड इज़ कॉल्ड ए यूनिट, उसको हम यूनिट बोलते हैं। यूनिट की ना 2 इम्पोर्टेंट बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, वैसे और भी कुछ डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ हैं जो आगे जाके हम पढ़ेंगे, लेकिन 2 प्रॉपर्टीज़ बहुत इम्पोर्टेंट हैं। पहली, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, भई ऐसा नहीं होना चाहिए कि भई इंडिया के अंदर 1 मीटर की लेंथ कुछ और चल रही है, अमेरिका में 1 मीटर थोड़ा लंबा ले लिया, फ्रांस चले गए वहाँ 1 मीटर छोटा ले लिया, तो मुश्किल हो जाएगी। फिर यहाँ पर मेज़रमेंट्स की गड़बड़ हो जाएगी। मान लो वहाँ से कोई कार हम यहाँ लेके आ रहे हैं और उसने अपने मीटर्स में मापा, मैंने अपने मीटर्स में मापा, तो वहाँ मिसमैच हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इंटरनेशनली 1 मीटर सब जगह सेम होना चाहिए। दूसरा इनवेरिएबल, प्लेस टू प्लेस या प्लेस टू प्लेस की बात तो हो गई। एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस, एनवायरमेंटल कंडीशंस, टेम्परेचर, प्रेशर, इनका कोई इफ़ेक्ट ना हो 1 मीटर लेंथ के ऊपर। तो जब भी डिफाइन करना है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो जो जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर मैंने बताया, उसने कुछ फंडामेंटल यूनिट्स की डेफिनेशन दी है। उन्होंने डिफाइन करा है कि कैसे-कैसे यूनिट्स हम मानेंगे, 1 मीटर किसको मानेंगे, वो बताएँगे हमें। अभी मैं भी बताऊँगा, लेकिन उन्होंने हमें बताया है। 1 किलोग्राम किसको कहोगे? 1 सेकंड किस टाइम को बोलोगे? तो उनको डिफाइन करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान में रखी जाती है, वो बताऊँगा। तो अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी जिसको आप मेज़र कर रहे हो भई, उसको मैंने क्यू से लिख दिया और उसको हम जब भी एक्सप्रेस करते हैं कुछ ऐसा बन जाता है एनयू। एन उसमें न्यूमेरिक वैल्यू होती है, यू यूनिट होता है। जैसे मैंने अभी एग्ज़ाम्पल दी थी आपको कि ये 20 सेंटीमीटर में 20 जो है वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू एन है और सेंटीमीटर जो है वो एक यूनिट है। और ये जो एन इंटू यू है भई, ये कांस्टेंट रहेगा। अब जब तक इसकी लेंथ को मैं काट के छोटा ना कर दूँ, ये कांस्टेंट है
है ना? तो Q जो है वो कांस्टेंट है। फॉर द गिवन क्वांटिटी Q इज़ कांस्टेंट। तो यहाँ पर एक सिंपल सी इक्वेशन है, सिंपल है बट पावरफुल है कि जो N है वो U के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर आप यूनिट को बड़ा कर दोगे, तो न्यूमेरिक वैल्यू छोटी हो जाएगी। करके देखते हैं। देखिए 20 तो यहाँ पे है ही है। अब 1 सेंटीमीटर में मीटर्स कितने होते हैं भाई? 10⁻⁻² मीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये मैंने 1/100 लिख दिया। अब ये बन गया हमारे पास 0.2 मीटर। अब आप देखिए मैंने सेंटीमीटर का बना दिया मीटर, यूनिट मैंने बड़ा कर दिया और वहाँ पे क्या छोटा हो गया, न्यूमेरिक वैल्यू छोटी होगी। जो 20 था वो 0.2 बन गया, तो 0.2 तो छोटा होता है ना 20 से। तो ये हमारे पास मेज़रमेंट का एक बेसिक सा आइडिया है। तो हम चीज़ों को ऐसे मेज़र करते हैं, लेकिन जब हम एरर वाले चैप्टर में जाएँगे, वहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम मेज़रमेंट करते टाइम हमेशा गलती करते हैं और या गलती होने के चांसेस हमेशा रहते हैं। तो उसको कैसे टैकल करना है, उस चैप्टर में जाके सीखेंगे। आगे चलते हैं। अब ना 2 तरह से हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ को डिवाइड कर सकते हैं। देखो बहुत सारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। कितनी है? 50, 100, 150 तो आपने भी पढ़ ली होंगी 9th और 10th क्लास में, है ना? जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं कुछ बोलता हूँ। लेंथ है, मास है, टाइम है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम वो दोबारा हो गया, फ़ोर्स है, इम्पल्स है, ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, एंगुलर मोमेंटम है। इसके बाद अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी में चले जाओ तो करंट है, चार्ज है, रेजिस्टेंस है, वोल्टेज है, बहुत सारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। लेकिन ये सारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ को हम अगर इनके यूनिट्स को फंडामेंटली डिफाइन करने लग गए, तो इट इज़ अ डिफिकल्ट टास्क। तो हमने क्वांटिटीज़ को ना 2 हिस्सों में बाँट दिया। हमने कुछ क्वांटिटीज़ को इनमें से पिक कर लिया, जो इंडिपेंडेंट हैं, जो एक-दूसरे पे डिपेंड नहीं करती और उनकी हेल्प से हम बाकी सारी क्वांटिटीज़ को डिराइव कर सकते हैं। तो जिनको डिराइव कर सकते हैं वो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ होती हैं और जो फंडामेंटल हैं, जो 7 क्वांटिटीज़ 7 मेरे मुँह से निकल गया, बताता हूँ बाद में 7 है। तो जो क्वांटिटीज़ हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ हैं, जिनकी हेल्प से बाकी सारी डिराइव करी जा सकती हैं, उनको फंडामेंटल या बेस बोलते हैं। उनके यूनिट्स को भी फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं। फिर से ये नाम आ गया जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। तो 1971 में इन्होंने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को बताया। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज एसआई सिस्टम के अंतर्गत। एसआई सिस्टम है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स का एक टाइप है। तो एसआई सिस्टम के अंदर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में बताया कि ये 7 मान लो, बाकी सब इससे ड्राइव हो जाएंगी। 2 सप्लीमेंट्रीज हैं। तो 7 फंडामेंटल हैं। अभी कौन कौन सी हम बात करेंगे? 2 सप्लीमेंट्री हैं। ठीक है? सप्लीमेंट्री मतलब ये भी साथ में चाहिए। ये फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है, ये वैसे क्वांटिटीज हैं, लेकिन ये साथ में चाहिए। इनकी हेल्प के बिना हम बाकी सारी जितने सारे यूनिट्स हैं उनको नहीं डिराइव कर सकते। तो वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज जो हैं वो कौन-कौन सी है, पहले हम उनको यहाँ पे लिख लेते हैं। आपने सबके बारे में सुना है, हो सकता है एक आध आपने ना सुनी हो। तो सबसे पहले है लेंथ, इसका यूनिट होगा मीटर और इसका सिंबल होगा स्मॉल एम। ये मैंने सिंबल लिखा है। दूसरा है मास, इसका यूनिट है किलोग्राम। अब ये मास का जो मैं यूनिट बता रहा हूँ ना, ये मैं एसआई सिस्टम के अंदर बता रहा हूँ। वैसे मास का यूनिट ग्राम भी होता है, मास का यूनिट पाउंड भी होता है, लेकिन वो डिफरेंट सिस्टम्स हैं, वो ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते उनको। फिजिक्स में फंडामेंटल रिसर्च में एसआई सिस्टम में ही सारी कहानी चलती है, क्योंकि एसआई सिस्टम्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर जब आप यूज़ करोगे, कैलकुलेशंस करोगे, तो इसमें कोई एक्स्ट्रा फैक्टर्स नहीं आएंगे। ये बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं एसआई के, जो हम आगे जाके डिस्कस कर लेंगे। तो लेंथ है, मास है, तीसरी है टाइम, टाइम का है सेकंड, लिखते ऐसे हैं सेकंड, अदरवाइज सिंबल स्मॉल एस है। फिर है चौथे नंबर पे, यहाँ आ जाओ आप, चौथे नंबर पे इलेक्ट्रिक करंट है। करंट तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले आता है ना, तो इसका यूनिट का नाम है एम्पेयर और कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। अब एम्पेयर देखिए एक साइंटिस्ट का नाम है, तो अगर आप एम्पेयर को पूरा लिखना चाहते हो तो स्मॉल ए से स्टार्ट करना है, क्योंकि अगर कैपिटल ए लग जाएगा वहाँ पे तो लगेगा कि ये साइंटिस्ट के नाम के बारे में बात हो रही है। हमेशा नेम्स जो है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। तो अगर पूरा लिखना है एम्पेयर तो स्मॉल ए से लिखना है, और अगर सिंबल लिखना है सिर्फ तो कैपिटल ए से लिखना है, क्योंकि साइंटिस्ट का नाम है। साइंटिस्ट के नाम वाला सिंबल कैपिटल लेटर से ही लिखा जाएगा। जैसे न्यूटन फोर्स का यूनिट होता है, तो आप न्यूटन कैपिटल एन से डिनोट करते हो। ऐसे ही इलेक्ट्रिक करंट के बाद जो फिफ्थ क्वांटिटी है वो हमारे पास है टेम्परेचर। अब ये भी साइंटिस्ट के नाम पे ही है। तो टेम्परेचर को अगर आपने पूरा लिखना है तो केल्विन में मापा जाता है,
और सिंबल इसका कैपिटल के है। फिर इसके बाद है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, छठे नंबर पे आ जाता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या मतलब हुआ सर? देखिए, जब आप छोटी-छोटी चीज़ों को एटॉमिक पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स इनमें जब आप बातें करते हो ना, तो बहुत लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें चाहिए होते हैं। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम मोल में लिखते ऐसे हैं, मोल में, और यूनिट एमओएल है। अभी मैं इन सारे यूनिट्स की डेफिनेशंस भी आपको करवाऊँगा। कैसे इनको डिफाइन किया गया, एक बार इस कहानी को ज़रूर सुनना है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक बार समझेंगे कि ये कैसे डिफाइन किया गया। और 7वें नंबर पे लास्ट पे हमारे पास होती है लुमिनस इंटेंसिटी, चमक। इंटेंसिटी, लुमिनस मतलब लाइट, इंटेंसिटी मतलब कितनी ज़्यादा लाइट है। इसको कैंडेला में कैंडेला, मैं यहाँ पे ना कलर चेंज करके लिख रहा हूँ। कैंडेला में मापा जाता है और इसका सिंबल सीडी है। यहाँ स्पेस थोड़ी कम थी। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, सारी आगे डिफाइन करी हुई है मैंने। 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ हैं। वो जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़, एक उसमें प्लेन एंगल है, दूसरा सॉलिड एंगल है। इस पे आने से पहले, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी से आने से पहले हम ड्राइव्ड की बात करेंगे। अब जो मैंने 7 फंडामेंटल बताए और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज बताए, इनकी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन किसे, इन सारे यूनिट्स की आपस में कुछ मल्टीप्लिकेशंस करते हैं हम या डिवीजंस करते हैं, और जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको हम डराइव कर सकते हैं। जैसे डराइव्ड क्वांटिटीज जो होती हैं, उसमें सबसे पहले हमारे पास, अगर मैं एग्जांपल ले लूं तो स्पीड की बात कर लेते हैं। स्पीड, ठीक है। तो स्पीड जो होता है वो क्या होता है? वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस डिस्टेंस को मीटर में मापा जाता है, टाइम को सेकंड में। तो इसका यूनिट बन जाता है मीटर पर सेकंड, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक डराइव क्वांटिटी है। ऐसे बहुत सारी है। फोर्स है। फोर्स क्या होता है? मास टाइम्स एक्सेलरेशन। मास को हम एम किलोग्राम में लिख देते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है ये बाद में लिखता हूँ, पहले ऐसे सिंबल ही रहने देता हूँ। यहाँ पे एम का मतलब मास है, सिंबल है ये, मीटर नहीं है, मास है ये, ठीक है। तो मास को हम लिखेंगे, मास ही लिखेंगे, और एक्सेलरेशन को हम लिख देंगे वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी मतलब स्पीड ही होती है, तो यहाँ पर मास अपॉन टाइम मैंने अलग कर दिया। अब वेलोसिटी भी फंडामेंटल है नहीं, पिछले वाले जो मैंने 7 बताए थे उसमें वेलोसिटी नहीं आती, मास और टाइम दोनों आते हैं। तो एम को मैंने यहाँ मास लिख लिया, टाइम को अलग कर लिया। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट एक तरह की लेंथ है, वो फंडामेंटल में आ चुका है। टाइम भी फंडामेंटल है, मास भी फंडामेंटल है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि मास का यूनिट किलोग्राम, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट सेकंड, लेकिन टाइम डिनोमिनेटर में 2 बार आ रहा है तो सेकंड की पावर -2। तो ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको आसानी से बोलने के लिए हम न्यूटन बोल देते हैं, 1 न्यूटन। तो न्यूटन जो है वो एक डराइव्ड यूनिट है। किसका यूनिट है? फोर्स का, जो एक डराइव्ड क्वांटिटी है। तो जो फंडामेंटल और डराइव्ड हैं, इनके बारे में थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं, फिर हम प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल की बात करेंगे। फंडामेंटल क्वांटिटीज वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती, विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, और इसके साथ साथ दे कैन गिव कंसिस्टेंट डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज। जितनी भी बाकी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उन सब को डराइव किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ दीज फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, ये कैसे चुनी गई? ये ऐसे ही हवा में आर्बिट्रेरली चुन ली गई। इंडिपेंडेंट हैं सब एक दूसरे से, लेकिन आप वेलोसिटी को, फोर्स को, टाइम को, वेलोस टाइम तो चलो है ही है, वेलोसिटी को, फोर्स को, मोमेंटम को, इनको भी फंडामेंटल मान सकते हैं। और फिर लेंथ को इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, फोर्स और मोमेंटम भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो हम करेंगे डायमेंशन एनालिसिस में जाके। लेकिन यहाँ पर इनको ऐसे डिफाइन किया गया है कि जो क्वांटिटीज हम एक तो मेजर कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक करंट है, एम्पियर मीटर लगाओ, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर में मेजर कर लो। लेंथ है, सीधा फुट्टा ले आओ, उसको लेंथ को मेजर कर लो। तो एक ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। दूसरा, इंडिपेंडेंट है। एक लेंथ को डिफाइन करने के लिए मास नहीं चाहिए बॉडी का, मास को डिफाइन करने के लिए टाइम नहीं मेजर करना पड़ेगा आपको। तो इस तरह से इनको चुना गया है, ठीक है। ये कुछ आइडिया आपने दिमाग में रखना, क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है सिर्फ किताबों में लिखी हुई चीज़ों को रट्टा मार लेना और फिर एग्जाम में लिख के आ जाना और न्यूमेरिकल्स को सिंपली सॉल्व कर लेना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओवरऑल डेवलपमेंट होनी चाहिए आपकी नॉलेज की। अब उसके बाद हम चलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज ये होती हैं, उनके यूनिट्स को फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं। तो डराइव्ड क्या होती है? तो डराइव्ड वो होती हैं जिनको हम डराइव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। सो विच कैन बी डराइव्ड।
which can be expressed in terms of fundamental या base quantities by simply multiplication और division, ठीक है? तो ये हमारे पास ड्राइव्ड क्वांटिटीज हो गई है। एग्जाम्पल मैंने आपको पहले ही ऊपर दे दिए है। अब हमारे पास ऐसे सिस्टम के अलावा और भी सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स हैं, सीजीएस है जैसे, तो सीजीएस में लेंथ के लिए सेंटीमीटर, मास के लिए ग्राम, टाइम के लिए सेकंड यूज़ होता है, इसको गॉसियन सिस्टम भी बोलते हैं। ये थोड़ा छोटा सिस्टम है, छोटी-छोटी क्वांटिटीज़ को जब आप मेज़र करते हैं तो सीजीएस सिस्टम को यूज़ करते हैं। डे टू डे लाइफ में जब लेंथ लंबी है, मासेस थोड़े बड़े हैं, किलोग्राम्स में आ सकते हैं, तो हम सीजीएस को नहीं यूज़ करते। डिपेंड करता है कौन-सा सिस्टम यूज़ करना है। जब आप मेज़रमेंट कर रहे हो ना, तो अगर मैंने इसकी लेंथ को मेज़र करना है, तो मीटर में थोड़ी मेज़र करूँगा, फिर तो डेसिमल में आ जाएगा, 0 पॉइंट समथिंग। मैं चाहता हूँ इसकी लेंथ को प्रॉपर्ली एक्सप्रेस करना, तो मैं सेंटीमीटर में मेज़र करूँगा। तो इसलिए सूटेबल साइज़ ऑफ यूनिट हम सिलेक्ट करते हैं चीज़ों को मेज़र करने के लिए। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में सीजीएस में अगर आ जाएगा, तो सीजीएस में आंसर देना होता है। अगर एफपीएस एक दूसरा सिस्टम है, फुट पाउंड सेकंड बोलते हैं एफपीएस को। ये ब्रिटिश सिस्टम है, बट इंडिया में भी बहुत यूज़ होता है। जब घर हमारे बनाए जाते हैं, जब आप किसी प्लॉट को खरीदने जाते हो, तो ज़्यादातर जो डायमेंशंस होते हैं उस एरिया के, वो फुट्स में, फीट में होते हैं। इतने फीट बाय इतने फीट का हमने प्लॉट लिया है, ठीक है? तो फुट पाउंड और सेकंड, लेंथ के लिए फुट यूज़ होता है, पाउंड जो है वो मास के लिए यूज़ होता है। पाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रिटेन में या बाहर। इंडिया में अगर आप जिम में जा रहे हो ना, तो वेट्स के ऊपर देखना एलबी लिखा होता है, तो वो पाउंड में लिखे होते हैं वेट। ये कितना पाउंड, कितने किलोग्राम कैसे रिलेट करता है, वो हम आगे जाके देखेंगे। और सेकंड जो है वो टाइम का सेम ही यूनिट है सेकंड। सेकंड बड़ा मज़ेदार यूनिट है, ये तीनों जगह एन्जॉय करता है। सेकंड हमारा सीजीएस में भी है, एफपीएस में भी है, एसआई में भी है, सब जगह है। तो सेकंड के साथ पता नहीं क्या प्यार है सबको। तो एक है एमकेएस सिस्टम। अब एसआई का ही एक पार्ट है, अगर हम सिर्फ लेंथ मास टाइम में ही रहना चाहते हैं, तो हम एमकेएस बोल देते हैं, यूनिट सेम है, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। ये एसआई का ही पार्ट है। कई बार एमकेएस को ना, तो इसमें आपने चार्ज ऐड कर दिया, तो एमकेएस क्यू, ये चार्ज के लिए क्यू यूज़ होता है। या अगर आप करंट ऐड करना चाहते हो, तो एक एमकेएस ए सिस्टम भी होता है। तो ये एमकेएस सिस्टम है। इसके बाद एसआई सिस्टम, एसआई यहाँ इस नाम से बना है, सिस्टम है इंटरनेशनल डे यूनिट्स। ये क्या है? ये एक फ्रेंच नेम है, तो वहाँ से एसओआई उठा लिया गया है। हम इसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोलते हैं, 1971 में डिफाइन किया गया था। तो इसकी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ तो मैंने आपको बता ही दी है। लेकिन एसआई हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं और बाकियों को कम यूज़ करते हैं, ऐसा क्यों है? कुछ एडवांटेजेस हैं एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट के, मैं फटाफट यहाँ पे लिख देता हूँ, आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बस देख लो। कई बार एक स्कूल में पूछ लेते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं होती चीज़ें। एक है कोहेरेंट सिस्टम, अगर कोई पूछ ले ना व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स, तो कोहेरेंट सिस्टम का मतलब है कि इट इज़ बेस्ड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज़। उन फंडामेंटल की आप कॉम्बिनेशंस बनाई जाओ, बस इतना सा मैं शॉर्ट में लिखूँगा। नोट्स ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से पढ़ लेना, मेरे पास जो लिखे हुए नोट्स हैं मैं डाल दूँगा वहाँ पे। दूसरा है कोहेरेंट सिस्टम के बाद रैशनल सिस्टम है। तो रैशनल सिस्टम का मतलब होता है कि इसमें एक फिज़िकल क्वांटिटी के लिए एक ही यूनिट होगा, चाहे उसकी टाइप डिफरेंट डिफरेंट हो, 1 यूनिट होगा। एग्ज़ाम्पल बताता हूँ, आपको फिर समझ आ जाएगा। जैसे कि एनर्जी है, तो एनर्जी तो बहुत तरह की होती है, हीट एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, कोई भी लाइट एनर्जी होती है। तो इन सब एनर्जीज़ को जूल में एक्सप्रेस किया जाता है ऐसे सिस्टम अगर में। जूल क्या होता है हम पढ़ेंगे, जूल कैसे होता है डिफाइन हम कर लेंगे। तो ये जो है हमारे पास एक रैशनल सिस्टम है, डिफरेंशिएट नहीं करता, सारी अलग-अलग तरह की एनर्जीज़ को जूल में आप कर लो एक्सप्रेस। ऐसे ही पावर है, पावर के लिए हम वॉट यूज़ करते हैं, तो चाहे वो हीट एनर्जी वाली पावर है या मैकेनिकल पावर है। 2 तरह की पावर मैं बता रहा हूँ आपको, एक हीट से आती है, हीट पावर, और दूसरी पावर जो हमारे पास आती है वो मैकेनिकल एनर्जी से आती है। एक करंट इलेक्ट्रिसिटी वाली पावर भी है, इलेक्ट्रिक करंट, तो वो सबको हम वॉट में एक्सप्रेस करते हैं। तो ये रैशनल सिस्टम का मतलब है। एक ना सबसे इम्पोर्टेंट है, ये मैट्रिक सिस्टम है। तो मैट्रिक सिस्टम का मतलब है कि हम इसमें एक्स्ट्रा फैक्टर्स नहीं आते हमारे पास, हम मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स को पावर्स ऑफ 10 में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसके अलावा रैशनल सिस्टम है, ये वो हो गई बात। इसके अलावा ये एक प्रैक्टिकल सिस्टम है। प्रैक्टिकल मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले, ज़रा रिकॉल करो। हमारे पास ना इन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को जो डिफाइन किया गया है, उनको मेज़र करने के लिए डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। जैसे करंट को मेज़र करना है तो एम्पेयर मीटर है हमारे पास।
लेंथ या मास या टाइम सब के लिए इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो ये प्रैक्टिकल सिस्टम है और डे टू डे लाइफ में ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि जो मास, लेंथ, टाइम और चीज़ें इन्वॉल्व हैं वो किलोग्राम, मीटर और सेकंड में, या टेम्परेचर है तो वो केल्विन में ही ज़्यादातर हम मेज़र करते हैं जब हम एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़, साइंटिफिक स्टडीज़ करते हैं। टेम्परेचर के लिए वैसे डिग्री सेल्सियस ज़्यादा पॉपुलर है, बट ये प्रैक्टिकल सिस्टम है हमारा, ठीक है? तो ये 3-4 चीज़ें आप समझ लेना। एक और पॉइंट इसमें लिख सकते हो, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, जो हम पहले बात कर चुके हैं। ये ना थोड़ा-थोड़ा आइडिया होना चाहिए, बस आगे जाके मेन लेक्चर्स हमारे शुरू हो जाएँगे, फिर आप चीज़ों को एन्जॉय करेंगे, न्यूमेरिकल्स भी हम निकालेंगे। तो अभी हम करेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ सीजीएस एफपीएस। तो ड्रॉबैक्स क्या है? ड्रॉबैक्स वैसे कुछ होते नहीं है सिस्टम ऑफ यूनिट्स के, बट कई बार ऐसे स्कूल एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं कि हम इनको ज़्यादा क्यों नहीं यूज़ करते। तो एक तो मैंने जैसे बताया सीजीएस सिस्टम या एफपीएस सिस्टम, सीजीएस में तो ख़ास तौर पे जो क्वांटिटीज़ होती हैं बहुत छोटी होती है ना, टू स्मॉल। तो टू स्मॉल की एग्ज़ाम्पल आप दे सकते हो, जैसे डाइन जो है ना वो फ़ोर्स का यूनिट है, सीजीएस में फ़ोर्स का यूनिट डाइन है। तो डाइन जो है वो 10 रेज़ टू पावर -5, 0.00001 10 रेज़ टू -5 न्यूटन है, तो बहुत छोटी क्वांटिटीज़ है। और ऐसे ही अर्ग जो एनर्जी का है 10 की पावर -7 जूल। एक बैरय होता है, ये प्रेशर का यूनिट है, 0.1 पास्कल के बराबर होता है। एफपीएस इसलिए इनकन्वीनियंट है क्योंकि इसमें ना मल्टीपल्स या सब मल्टीपल्स जो हैं वो इस तरह के नंबर्स आ जाते हैं। तो जैसे आपने 1 न्यूटन फोर्स को 1 पाउंडल फोर्स में एक्सप्रेस करा, एलबी मतलब पाउंडल, तो वो 0.225 ये याद रखना पड़ेगा फिर आपको फैक्टर। और अगर पाउंडल में एक्सप्रेस करा, तो पाउंडल मतलब जैसे न्यूटन है हमारे पास, ये ग्रेविटेशनल नहीं है, एब्सोल्यूट यूनिट है, तो इसको 7375 पाउंडल में इसकी वैल्यू आती है। तो इंजीनियरिंग के लिए फ़ाइन है, लेकिन साइंटिफिक वर्क के लिए हम इसको नहीं यूज़ करते। और फिर है बहुत सारी क्वांटिटीज़ जो हैं वो डायरेक्टली मेज़र नहीं होती इन सिस्टम्स में, जैसे मैंने आपको बताया। अब बच्चे हम फटाफट इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की कहानी को समझ लेते हैं कि इनको कैसे डिफाइन किया गया। तो सबसे पहले मीटर की बात करेंगे। तो मीटर के लिए अलग-अलग क्राइटेरिया यूज़ करे गए। कई बार ऐसा भी हुआ कि लोगों ने अपनी एल्बो का ये जो लेंथ है इसको लेंथ का यूनिट मान लिया। किसी ने अपने पैर के साइज़ को, कोई राजा है उसने अपने पैर के साइज़ को 1 फुट के बराबर मान लिया। तो ये जो इस तरह से अगर हम यूनिट्स को डिफाइन करेंगे तो वो स्टैंडर्ड नहीं बनेगा। क्योंकि जो एल्बो की लेंथ है वो तो कहीं अलग-अलग पर्सन्स के लिए अलग-अलग हो सकती है। हालाँकि हम कई बार मेज़र करने के लिए, जैसे मैंने किसी चीज़ को मेज़र करना है तो हम हाथ से मेज़र कर लेते हैं ना, ऐसे-ऐसे गिट्ठ बना के मेज़र कर लेते हैं। तो वो प्रॉपर मेथड नहीं है, क्योंकि उसमें एरर्स होने के चांसेस बहुत हैं। मैंने मान लो कुछ मेज़र करा अपने हाथ की चौड़ाई के साथ, ऐसे मेज़र करते मैंने बोला कि 6 टाइम्स रिपीट करने पर इतनी लेंथ आएगी, तो ये 6 गिट्ठों के बराबर है। और किसी बंदे ने दोबारा उसको मेज़र करा, उसका हाथ मेरे से बड़ा या छोटा है, तो वो 6 गिट्ठें नहीं रहेंगी, वो कुछ और बन जाएगा। जब भी हम यूनिट्स को डिफाइन करते हैं तो कुछ डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ होती हैं यूनिट को डिफाइन करते टाइम। इनवेरिएबिलिटी तो मैंने आपको पहले बता दिया, और अवेलेबिलिटी कि हर जगह अवेलेबल होना चाहिए, ये तो मेन है। इसके साथ-साथ वेल डिफाइन होना चाहिए। मतलब कुछ इस तरह से डेफिनिशन होनी चाहिए जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो, यूनिवर्सली ट्रू हो हर जगह पे। ये टाइम के साथ, प्लेस के साथ, एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। 1 मीटर अगर इंडिया में 1 मीटर है, तो बाहर भी 1 मीटर उतना ही होना चाहिए, बड़ा-छोटा नहीं हो सकता। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड जैसे बताया, रिप्रोड्यूसिबल, इसके रेप्लिकास बनाने आसान हो। जैसे 1 मीटर है, तो 1 मीटर का एक स्केल ले आओ, जितने मर्ज़ी स्केल बनाई जाओ आप, तो ये आसान हो। अब अगर मैंने बोल दिया कि भई मेरी जो बाजू की लेंथ है वो 1 मीटर है, तो इसका रेप्लिका मैं बाजू की लेंथ, सेम लेंथ वाला बंदा कैसे ढूँढूँगा? तो मुझे एक स्केल बनाना पड़ेगा, रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए। सूटेबल साइज़ तो उसके साथ रिलेटेड है कि जो चीज़ आप मेज़र करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग यूनिट को चुनो। अगर आपने गोल्ड लेने जाना मार्केट में, तो गोल्ड तो आप किलोग्राम्स में नहीं मेज़र करोगे। हालाँकि आप कितना 10 ग्राम गोल्ड ले आओगे, 10 ग्राम 1 तोला बोला जाता है उसको, तो वो ग्राम्स में ही मेज़र करा जाएगा। गोल्ड बहुत कॉस्टली चीज़ है, किलोज़ में तो कोई लेके नहीं आता, किलोग्राम्स में नहीं कोई लेके आता। वैसे लोग ले आते हैं इंडिया में। और जो सूटेबल साइज़ है, इसका मतलब वही है कि आप देखो क्या मेज़र करना चाहते हो, उसी साइज़ का यूनिट आप सिलेक्ट करो, उससे मेज़र करो, ठीक है? तो ये कुछ डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ हैं, और इसमें से ये सबसे इम्पोर्टेंट है जो ज़्यादातर यूज़ होती है यूनिट्स को डिफ़ाइन करने के लिए। तो अब हम डिफ़ाइन देखते हैं कैसे करा जाता है। तो जैसे मीटर है, मीटर की बहुत सारी डेफ़िनेशंस आई, ये मैंने ईयर्स लिखे हुए हैं जब-जब मीटर की डेफ़िनेशंस आई। तो इसमें जो सबसे फाइनल जो डेफ़िनेशन है, जो अभी चलती है हर जगह यूनिवर्सली ट्रू है, वो है ये कि भई ये कुछ टाइम दे दिया मुझे, इस टाइम को याद करना है आपको। इतने टाइम के अंदर लाइट जितना डिस्टेंस कवर करती है इन वैक्यूम, उसको 1 मीटर बोला जाता है। बहुत छोटा टाइम है ये। ये 1/2
299792458 है ना, कितने सारे नंबर्स हैं ये। तो 1/this सेकंड, 1 सेकंड को इतने छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो, तो 1 सेकंड का इतना छोटा हिस्सा उस छोटे से टाइम में लाइट जितना डिस्टेंस कवर करती है, ठीक है? जैसे ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट तक लाइट गई, लेज़र मैंने ऑन किया, तो ये जो डिस्टेंस अगर इतने टाइम के अंदर हम देखेंगे, तो ये जो डिस्टेंस है उसको 1 मीटर बोला जाता है और ये वैक्यूम के अंदर होना चाहिए क्योंकि आपको पता है ना लाइट की जो स्पीड है वो हर मटेरियल में डिफरेंट होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने पढ़ा हुआ है, ऑप्टिक्स की में थोड़ी चीज़ें पढ़ी हुई हैं। तो इसलिए वैक्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है कि वैक्यूम के अंदर हमने डिफाइन करा। 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम ये मैंने यहाँ पे फ़ोटो ली है विकिपीडिया से। ये छोटा-सा यहाँ पे ना सिलेंडर पड़ा हुआ है इसके अंदर और इसको हमने रखा हुआ है ह्यूमिडिटी से बचाने के लिए काँच के ग्लास के अंदर। तो ये 1887 में डिफाइन किया गया था। ये एक बहुत स्पेशल अलॉय होता है, प्लैटिनम इरिडियम। ये अलॉय इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि ये रस्टिंग नहीं होती, ये एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस के साथ, एनवायरमेंटल कंडीशन के साथ इस पे कुछ इफ़ेक्ट्स नहीं पड़ते। तो इस सिलेंडर के मास को 1 किलोग्राम बोला जाता है। लेकिन अभी ये डेफ़िनेशन जो लेटेस्ट है वो चेंज हो चुकी है। 2019 में एक नई डेफ़िनेशन आई है जो साइंटिफिकली थोड़ी-सी कॉम्प्लिकेटेड है आपके लिए, लेकिन आप इसी तरह से डिफ़ाइन करेंगे, किताबों में ऐसे लिखा गया है। सेकंड, हाँ, सेकंड बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो, सेकंड को डिफाइन करने के लिए ना हमें हाई प्रिसिजन एटॉमिक क्लॉक चाहिए होती है। एटॉमिक क्लॉक क्या होती है? कुछ नहीं होता, एटॉमिक क्लॉक एक सिंपल रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। ये सीशियम-137 जैसे हम यूज़ करते हैं और डिफरेंट एलिमेंट्स भी ले लेते हैं, पर ये ज़्यादातर यूज़ होता है। तो सीशियम-137 में से ना गामा रेज़ निकलती हैं। गामा रेज़ एक तरह की वेव्स की तरह ही होती हैं। जैसे लाइट हमारी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ईएम वेव। उसी तरह से गामा रेज़ होती हैं। तो ये बेसिकली कब होती हैं जब सीशियम एक न्यूक्लियस है, सीशियम एटम बोला गया है वैसे न्यूक्लियस के अंदर से निकलती हैं। तो सीशियम 137 के 2 पर्टिकुलर लेवल्स होते हैं। ग्राउंड स्टेट में हाइपर फाइन लेवल्स बोलते हैं इनको। उसमें जब सीशियम 137 के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं न्यूक्लियस के अंदर, वो जब नीचे वाली स्टेट में आते हैं तो एक रेडिएशन छोड़ते हैं, वो गामा रेडिएशन है। अब जो रेडिएशन है वो एक तरह की वेव है जैसे मैंने बताया, तो वेव इस तरह की होती है, ऐसे साइकल्स होते हैं उसमें। तो इसकी 1 वेवलेंथ जो है हमारे पास, 1 वेवलेंथ वो कैसे डिफाइन होती है? यहाँ से लेके यहाँ तक। इसको हम एक साइकिल बोलते हैं, ठीक है? ये एक साइकिल होता है, इतना पार्ट। तो एक नंबर याद करना पड़ेगा फिर से यहाँ पर, जितने टाइम में 91926317770 इतनी वेवलेंथ्स निकल जाएँ रेडिएशन की सीशियम में से, जितने टाइम में, बहुत सारी हैं ये, है ना? उसका टाइम पीरियड ही बहुत कम है, तो उस हिसाब से इतने साइकिल्स जब उस सीशियम में से निकल जाएँ, तो उस टाइम को बोला जाता है 1 सेकंड। लेट अस रीड, पढ़ लेते हैं एक बार ताकि थोड़ा आसान लगे आपको। तो दो इट इज़ डिफाइंड एज़ द टाइम ड्यूरेशन ऑफ दिस मच वेवलेंथ, इतनी वेवलेंथ चाहिए, उनकी ड्यूरेशन जो है, of radiations emitted by cesium-137 atom. These radiations are emitted when there is a transition between two hyperfine levels of ground state of cesium-137. तो जब सीशियम के एटम्स की बात वैसे न्यूक्लियस के अंदर होता है, जब सीशियम के न्यूक्लियस में कुछ हलचल होती है, न्यूट्रॉन ऊपर से हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आते हैं, तब गामा रेडिएशन निकलते हैं। उनके साइकिल्स को गिन लिया हमने, इतने साइकिल जितने टाइम में निकल जाएँ वो 1 सेकंड है। फिर उसके बाद एम्पेयर है। एम्पेयर समझना बहुत ज़रूरी है। एम्पेयर जो है वो करंट का यूनिट है, तो इसको हम पहले समझा देते हैं फिर पढ़ लेते हैं। आपको पता है ना कि अगर मेरे पास 2 वायर्स हैं, उनमें से हम करंट को पास करें, आई करंट इसमें से भी पास कर दिया, आई करंट इसमें से भी पास कर दिया। सेम डायरेक्शन में करंट हमने मान लिया, ऑपोज़िट में भी मान सकते थे। जब करंट सेम डायरेक्शन में होता है ना, तो ये अट्रैक्ट करती हैं वायर्स एक-दूसरे को, याद रखना अट्रैक्ट करती हैं। तो अब हमने 2 वायर्स ले ली, दोनों वायर्स की लेंथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, लॉन्ग वायर्स हैं, ठीक है? इनफाइनाइट हम वैसे बोल देते हैं बट अभी लॉन्ग वायर्स आप मान सकते हो। इनमें सेपरेशन 1 मीटर होनी चाहिए। 1 मीटर की सेपरेशन पर ये दोनों पैरेलल वायर्स पड़ी हुई हैं। जब आपने ये कॉन्फ़िगरेशन बनाई और ये कहाँ पे है सब कुछ वैक्यूम के अंदर हमने करा क्योंकि मीडियम चेंज करने से भी फ़ोर्स पे इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये दोनों वायर्स एक-दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, ऐसे कुछ फ़ोर्स लगेगी, यहाँ पर भी लगेगी F1, यहाँ लगेगी F2। मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन ऑपोजिट होंगी। तो ये वाली जो फ़ोर्स है F1 और F2 उनके मैग्नीट्यूड जब 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर वैल्यू आए, ये फ़ोर्स पर यूनिट लेंथ है क्योंकि बहुत लंबी वायर्स हैं, हम 1 मीटर क्रॉस सेक्शन देखेंगे, 1 मीटर लेंथ के ऊपर कितनी फ़ोर्स लग रही है।
तो अगर इतनी फोर्स लग रही है इस कॉन्फ़िगरेशन में, तो उसका मतलब है कि जो करंट आपने सेट किया था वो 1 एम्पीयर है, दोनों वायर्स में, ठीक है? तो ये है डेफिनेशन। सो द करंट थ्रू टू पैरेलल, पैरेलल है ना, लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स, नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन, पतली-पतली वायर्स होनी चाहिए, क्रॉस सेक्शन ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, उससे भी इफेक्ट पड़ता है। क्रॉस सेक्शन शुड बी नेग्लिजिबल। So when they are placed at 1 meter separation in vacuum, then the current is 1 ampere if they exert a force of 2 into 10 raised to power minus 7, बहुत स्मॉल फोर्स है ये, माइनस 7 का फैक्टर देखो आप, न्यूटन पर मीटर। तो अगर इतनी फोर्स एक दूसरे पे लगा रही हैं वो, तो करंट मतलब 1 एम्पीयर है। बाकी चीजें भी लिखनी है, 1 मीटर सेपरेशन होनी चाहिए, वैक्यूम होना चाहिए, ठीक है? ऐसे ही हमारे पास केल्विन है। अब ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट टेम्परेचर होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसपे आइस, स्टीम और वेपर्स जिसको हम बोलते हैं, और लिक्विड स्टेट वाटर की, तीनों एग्जिस्ट कर सकती हैं। तो वो जो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर होता है उसकी वैल्यू अगर मैं आपको बताऊं तो वो 273.16 केल्विन होती है, केल्विन में लिखूं। उसका कहता है 1/दिस मच फ्रैक्शन। तो जब आप इस टेम्परेचर को इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 केल्विन आ जाएगा। तो इसको देखो, जब डिफाइन करा, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज यूनिवर्सली ओके, हर जगह यूनिवर्सली तो अभी हम नहीं कह सकते, हमें नहीं पता बाकी प्लैनेट्स पे क्या होता है, लेकिन अर्थ के ऊपर हर जगह ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर सेम होता है। तो इसलिए ये जो इतनी फ्रैक्शन है उस थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर की, उसको 1 केल्विन बोला जाता है। मोल, मोल क्या होता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, एवोगैड्रो नंबर। ये एक बहुत बड़ा नंबर होता है, 6.022045 10⁻23, और इसमें अनसर्टेनिटी या एरर जिसको हम बोलते हैं, जिसके बारे में हम श्योर नहीं है, वो इतना होता है, 0.000031 10⁻23। तो इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स अब हो, मतलब एक बैग ले लिया मैंने, तो ये एक बैग है। इस बैग के अंदर मान लो मैंने बॉल्स डालनी है, छोटी-छोटी बॉल्स डालनी है, तो वो ये बॉल्स हैं। तो मैं कब बोलूँगा कि ये एवोगैड्रो 1 मोल ऑफ बॉल्स हैं? कब बोलूँगा ये 1 मोल ऑफ बॉल्स हैं? जब ये सारी बॉल्स का नंबर कितना हो जाएगा? इस बड़े नंबर के बराबर, ठीक है? तो ये किसी भी सेट ऑफ पार्टिकल्स के लिए यूज़ होता है, ज़्यादातर एटम्स और मॉलिक्यूल्स में यूज़ होता है। इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं जी हमारे पास, इतने नंबर होते किसमें हैं वैसे? इतने नंबर ना, अगर हम कार्बन के 0.012 किलोग्राम ले लें कार्बन का, उसमें इतने पार्टिकल्स होते हैं। तो डिफाइन हम ऐसे करते हैं। तो इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स को 1 मोल बोला जाता है। इट इज़ जस्ट अ नंबर। फिर कैंडेला है। तो कैंडेला जो है वो ब्राइटनेस या लुमिनस लाइट इन की इंटेंसिटी का यूनिट है। तो एक हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी कुछ नहीं है, अगर मेरे पास एक मेटल है, उसको मैंने गर्म करना शुरू कर दिया, हीट देनी शुरू कर दी, तो वो जो मेटल है धीरे-धीरे रेड हॉट हो जाएगा। फिर लास्ट में और टेम्परेचर बढ़ाएँगे, 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 वो व्हाइट भी शो करता है। तो उसमें डिफरेंट कलर्स नज़र आते हैं हमें। तो मैंने एक ब्लैक बॉडी ले ली, जिसको एक बॉडी है जिसको मैं हीट कर रहा हूँ। उसका मैंने एक बहुत छोटा-सा सरफेस एरिया ले लिया। कितना छोटा है देखो ये सरफेस एरिया। एरिया है, मैंने वैल्यू लिखी हुई है डेफिनिशन में, बट वो एरिया मैं फिर से लिख रहा हूँ, 6 लाख, 1/6 लाख मीटर स्क्वायर। तो ये बहुत छोटा-सा एरिया मैंने उस ब्लैक बॉडी के ऊपर ले लिया। और किस टेम्परेचर पे लिया? एट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्लैटिनम, जिसकी वैल्यू आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कितनी होती है। उस टेम्परेचर पे ले लिया। और प्रेशर कितना है? ये 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये कुछ कंडीशंस हमने डिफाइन करी हुई हैं वहाँ पे। तो अगर इन सब कंडीशंस को हमने मेट कर लिया, और तब जो लाइट निकल रही है उस ब्लैक बॉडी में से, उस लाइट की इंटेंसिटी को 1 कैंडेला बोला जाता है। तो ये बहुत डिम लाइट होती है, बस को देख भी नहीं सकते अपनी आँखों से। दिस इज़ 1 कैंडेला। बट ये लाइट आपने कहाँ ऑब्ज़र्व करनी है? इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू सरफेस। वो जो सरफेस है बॉडी का, उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप मेज़र कर रहे हो, ठीक है? तो ये छोटी-छोटी डेफिनेशंस हैं, एक बार करनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम अगर कर रहे हैं कुछ तो फंडामेंटल से करना चाहिए। ये नहीं कि जो चीज़ें सीधा एग्ज़ाम में आनी सिर्फ़ वही हमें करनी है। वो भी करनी है, वो ज़्यादा ज़रूरी करनी है, लेकिन ये सब चीज़ें एक बार तो पता होनी चाहिए। अब है रेडियन। तो रेडियन हमारा प्लेन एंगल का यूनिट है। 1 रेडियन एंगल कितना होता है? देखिए, अगर मैं आपके पास एक आर्क बना दूँ यहाँ पर, ये मैंने एक आर्क बना दी। मान लो ये 1 मीटर की आर्क है, यूनिट लेंथ, और ये जो हमारा सेंटर है, इसमें ये भी 1 मीटर है रेडियस। रेडियस भी 1 मीटर है और आर्क की लेंथ भी 1 मीटर है। तो यूनिट लेंथ है, यूनिट रेडियस है। फिर जब ये एंगल बनेगा वो 1 रेडियन बनेगा। सिंपल डेफिनेशन है। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ यूनिट लेंथ मतलब 1 मीटर एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस, तो उसको हम बोल देते हैं 1 रेडियन। तो एंगल की डेफिनेशन वैसे आपने पहले भी पढ़ी हुई है। एंगल की डेफिनेशन हमारे पास आर्क,
अपॉन रेडियस होती है, अगर नहीं पड़ी हुई तो याद कर लो। और यहाँ पे जो आर्क है वो मैंने 1 मीटर ले लिया और रेडियस भी मैंने 1 मीटर ले लिया, ये कट जाएगा और यूनिट यहाँ आएगा 1 रेडियन। अब जो 1 रेडियन उसको डिग्रीज में भी एक्सप्रेस करना आना चाहिए क्योंकि आगे हमारी हेल्प करेगा। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 1 रेडियन, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं स्टूडियो को। तो ये एक सिंपल सी डेफिनेशन याद रखना। देखो जो सर्कल होता है ना पूरा, उस सर्कल पर जितना एंगल होता है यहाँ पे जो बनेगा सेंटर पे वो 360 डिग्री होता है। तो 360 डिग्री 2 पाई रेडियन के बराबर है। कैसे 2 पाई रेडियन कैसे आया? देखो, अगर मैं सर्कल को ऐसे कंप्लीट कर दूं, मैं कलर दूसरा ले लेता हूँ, ग्लो वाला ले लेते हैं ताकि ये फिर उसके ऊपर टेक्स्ट ना आ जाए। मैंने सर्कल को कंप्लीट कर दिया, तो अब ये आर्क की लेंथ कितनी बनी? 2 पाई आर। आर्क हमारी 2 पाई आर है, उसको मैंने रेडियस से डिवाइड कर दिया तो आर से आर कट जाएगा तो 2 पाई बचेगा ना। तो जो 2 पाई रेडियन होता है वो एक सर्कल का पूरा एंगल होता है 2 पाई रेडियन, और डिग्रीज में वो होता है 360 डिग्री। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ये 2 से ये कटेगा 180 आ जाएगा यहाँ पे। तो जो 180 डिग्री है वो पाई रेडियन है, ये आप याद रखेंगे। तो अगर 1 रेडियन लिखना है या 1 डिग्री लिखना है तो वो पाई बाय 180 रेडियन होगा। पाई क्या होता है? 3.14, 22/7 वही है पाई की वैल्यू। तो पाई को 180 हिस्सों में डिवाइड कर दो तो वो 1 डिग्री एंगल होता है, विच इज़ वेरी वेरी स्मॉल। पाई थोड़ा बड़ा एंगल होता है। तो ये एक जो रिलेशन है दोनों में, इसको पक्का याद रखना क्योंकि आगे जाके हमारी हेल्प करेगी ये रिलेशन। आगे है स्ट्री रेडियन। स्ट्री रेडियन बच्चे सॉलिड एंगल जो मैंने बताया अभी कोन वाला उसका होता है। तो कैसे होता है ये सॉलिड एंगल? देखो, ये आपने आइसक्रीम वाला कोन खाया होगा ना, उसके यहाँ पर जहाँ अगर मैं यहाँ से देखूं तो यहाँ पर जो 3D के अंदर एक कौन सा नजर आता है उसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। इसको हम इस सिंबल ओमेगा से डिनोट कर लेते हैं। बट ये वाला जो एरिया होता है ये हम वो लेते हैं जो परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर टू दिस रेडियस। ठीक है, सॉलिड एंगल होता है बच्चे, उसकी डेफिनेशन आप पहले लिख लेते हैं। जैसे एंगल, प्लेन एंगल आर्क बाय रेडियस होता है, तो यहाँ होता है एरिया। आर की जगह अब एरिया बन जाएगा, बट एरिया मस्ट बी परपेंडिकुलर टू रेडियस, तो मैंने एरिया परपेंडिकुलर सिंबल लगा दिया साथ में। और नीचे होता है रेडियस का स्केयर। ऐसे ये डेफिनेशन है, समझेंगे इसको। ये जो एरिया है सर्कल सा बन रहा है ना, जब आप आइसक्रीम वाला कोन खाते हो, ऊपर आइसक्रीम जो लगी होती है, आपने आइसक्रीम खा ली, ऊपर से फ्लैट सा सरफेस नजर आ रहा है, उसका एरिया आपको लेना है। और यहाँ पे जो रेडियस बन रही है उस रेडियस का स्क्वायर करना है। तो ये डेफिनेशन है। बट यहाँ मैंने इसे बताया कि एरिया मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ये एरिया वेक्टर होता है और ये सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए या सरफेस आर के परपेंडिकुलर, जो मर्जी बोल लो। तो ये डेफिनेशन है सॉलिड एंगल की। अब अगर आप एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर ले लो और रेडियस भी 1 मीटर ले लो तो नीचे भी 1 मीटर का स्क्वायर आ जाएगा। दोनों बराबर है। एरिया कितना? 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए और रेडियस भी 1 मीटर है, नीचे रेडियस का स्क्वायर है, ये दोनों कट जाएंगे, आ जाएगा 1 टी रेडियन। इसको टी रेडियन बोलना है, तो सॉलिड एंगल का यूनिट सी रेडियन है। 1 एस आर। तो 1 एस आर इज क्या है डिफाइन करना पड़े तो, इट इज द सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय ए सरफेस ऑफ एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर एट द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 1 मीटर, प्रोवाइडेड, थोड़ा ऐड करना पड़ेगा, एरिया इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। ठीक है जी। तो ये हमारे पास टी रेडियन की डेफिनेशन है। अब फिजिक्स में जब आप यूनिट्स को एक्सप्रेस करते हो तो वो बहुत सारी क्वांटिटीज जो हैं वो बहुत छोटी या बहुत बड़ी हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कुछ क्वांटिटीज की आपको रेंज बताता हूँ क्या होती है। पहले हम यहाँ वापस आएंगे बाद में, पहले हम रेंज की बात करेंगे। तो जैसे रेंज ऑफ लेंथ्स की हम बात करें कि छोटी से छोटी लेंथ कितनी है, मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। तो अगर प्रोटॉन की बात करें, प्रोटॉन आपको पता है ना, प्रोटॉन एक छोटा सा एलिमेंट्री पार्टिकल होता है न्यूक्लियस के अंदर, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर प्रोटॉन होता है। तो प्रोटॉन की जो रेडियस है वो किस रेंज में होती है? 0.8 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। न्यूक्लियस जो होता है एटम के अंदर, उसका जो साइज होता है वो 10⁻14 मीटर की रेंज में चला जाता है। अगर मैं अपनी गैलेक्सी की बात करूं, हमारे पास जो मिल्की, हमारे पास नहीं, जिसमें हम रहते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी, अगर हम उसकी बात करें मिल्की वे गैलेक्सी की, तो बच्चे उसका साइज 10⁵
लाइट ईयर्स। अब लाइट ईयर डिफाइन करेंगे, लेकिन मीटर में अगर लिखूं तो 10⁻21 मीटर, बहुत बड़ा है। अभी लाइट ईयर डिफाइन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े बड़े डिस्टेंसेस के लिए लाइट ईयर में हम चीज़ों को मेजर करते हैं। तो देखो रेंज कितनी ज़्यादा है, 10⁻−15 से 10⁻21 तक की लेंथ इन्वॉल्व है। मासेस की बात करें तो मास की रेंज भी बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। अगर मैं न्यूट्रिनो, सबसे छोटा पार्टिकल जिसका मास अभी हमने कैलकुलेट करा है, वो न्यूट्रिनो है। तो मास ऑफ न्यूट्रिनो कितना होता है? न्यूट्रिनो का मास वो होता है 1.4 10⁻−36 किलोग्राम। ठीक है, बहुत स्मॉल होता है। तो इलेक्ट्रॉन से भी मिलियन टाइम छोटा होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 10⁻−31 kg। देखो यहाँ -31 आ रहा है, वहाँ -36 आ रहा है। तो 1 लाख, और वैल्यू देखो यहाँ 9 है, वो 1.4 है, तो मिलियन बन गया 10 लैक्स। तो मिलियन टाइम्स छोटा, कम कम होगा मास न्यूट्रिनो का। और अगर मैं इस यूनिवर्स के मास की बात करूं, मास ऑफ यूनिवर्स बहुत बड़ा है, 10⁻53 किलोग्राम। तो देखो कितनी बड़ी रेंज है, 10⁻−36 से लेके 10⁻53 तक। सिमिलरली टाइम स्केल की अगर हम बात करें, प्रोटॉन के कोलिजन टाइम की बात करें, दो प्रोटॉन को ना हम ऐसे कोलाइड करवाते हैं, तो जो कोलिजन टाइम होता है प्रोटॉन्स का, जिसमें वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, इम्पैक्ट डालते हैं, वो टाइम बहुत छोटा है। किस रेंज में है? 10⁻−23 सेकेंड। हालांकि हम इतने स्मॉल टाइम को अभी मेजर नहीं कर सकते। और ऐसे ही अगर मैं इस एज ऑफ यूनिवर्स की बात करूं तो बहुत बड़ी है, 13.8 बिलियन ईयर्स, एज ऑफ यूनिवर्स, बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो बिलियन ईयर्स को अगर आप सेकंड्स में एक्सप्रेस करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 4.35 10⁻17 सेकेंड। तो देखो 10⁻−23 से लेके 10⁻17, बहुत बड़ी रेंज है। तो इतनी बड़ी रेंज फिजिक्स में हमेशा इन्वॉल्व होती है। तो इसलिए हम क्वांटिटीज को बड़े बड़े फैक्टर्स ना लिखने पड़े तो हम प्रीफिक्सेस, प्रीफिक्स होता है यूनिट के पहले लगा दो, चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए आसानी से काम हो जाए। तो ये एक टेबल बना हुआ है आपके सामने, इसको हम थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। तो ये जो है सारे, ये 10⁻1 2 3 4 18 तक है। इनको इजीली लिखने के लिए हम ये एक्सा पेटा टेरा, जैसे 10⁻18 को लिखना है तो एक्सा यूज करते हैं और सिंबल कैपिटल ई है। 10⁻9 है जैसे, उसको गीगा में लिखते हैं और सिंबल कैपिटल जी है। जैसे मान लो फ्रिक्वेंसी है 3 × 10⁻9 हर्ट्स, ये किसी चीज़ की फ्रिक्वेंसी है, हर्ट फ्रिक्वेंसी का यूनिट होता है, आपको पता होगा। तो इसको हम 3 गीगा हर्ट्स लिख लेते हैं, बड़ा सिंपल है। जी लगा दिया मैंने, कैपिटल जी। तो इसको ऐसे ही प्रीफिक्स बोलते हैं, यूनिट के आगे लग गया जो। ऐसे ही अगर मान लो आपने, आजकल आप हार्ड ड्राइव्स लेके आते हैं ना, उसकी कैपेसिटी टेराबाइट्स में होती है। तो टेरा 10⁻12 है, मतलब अगर आप 15 टेराबाइट की, 15 बहुत ज़्यादा हो गया ये तो, अभी आजकल 2 टेराबाइट लिख लेते हैं, 2 TB की हार्ड ड्राइव लेके आए, तो उसका मतलब है 2 × 10⁻, टेरा, टेरा देखिए कहाँ लिखा हुआ है ये, तो वो 10⁻12 है। यहाँ दिखाता हूँ, देखो ये है टेरा हमारा, 10⁻12। इसको रब कर देते हैं जो चीज़ें लिखी गई है वहाँ पे। तो 10⁻12 बाइट्स। तो ये देखो, इस चीज़ को, इसको एक्सप्रेस करने के लिए सीधा कैपिटल टी लगा दिया। तो पॉजिटिव पावर्स के लिए सिंबल्स कैपिटल में यूज होते हैं। एक हेक्टो के लिए स्मॉल है, किलो के लिए एक छोटा के यूज़ होता है। लेकिन जब आप नेगेटिव पावर्स में जाएंगे तो सारे ही स्मॉल सिंबल्स होंगे। जैसे सेंटीमीटर के लिए स्मॉल सी आप यूज़ करते हो, मिलीमीटर के लिए, मिली के लिए एम यूज़ करते हो, माइक्रो के लिए ये सिंबल होता है म्यू, इसको म्यू बोला जाता है। जैसे मान लो माइक्रो सेकेंड्स, 1 माइक्रो सेकेंड मतलब 10⁻⁻6 सेकेंड। तो माइक्रो हमारा 10⁻⁻6, तो जहाँ माइक्रो था वहाँ 10⁻⁻6 हम पुट कर देते हैं। एडवांटेजेस ऑफ ऐसा ही हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये एग्जाम में, अगर आपके स्कूल एग्जाम में पूछा जाएगा, अगर पूछा गया तो ये इसके छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आप बुक में से भी लिख सकते हो प्रॉपर लैंग्वेज में। तो ये आप एग्जाम में लिखाना। अब जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं उसमें ना कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स की वैल्यूज मुझे आपको बतानी है। जैसे लाइट ईयर जो है वो बड़े बड़े डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए यूज होता है। स्टार्स का डिस्टेंस हम लाइट ईयर्स में मेजर करते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एक होता है एयू, वो सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस होता है, उसको हम मेजर यूज करते हैं लार्ज डिस्टेंसेस के लिए ही, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स के साइजेस के लिए। ऐसे ही हमारे पास एक पार्सेक होता है,
इनमें आपस में क्या रिलेशन है, इनको मीटर्स में एक्सप्रेस करना है। फिर मास के कुछ यूनिट्स हैं जैसे कि एएमयू स्मॉल मासेस के लिए उसकी एक डेफिनेशन होती है। टन क्या है, क्विंटल क्या है, चंद्रशेखर लिमिट क्या है। ऐसे स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए फर्मी है हमारे पास, एंगस्ट्रॉम है, नैनोमीटर। ये ना एक बार एक लिस्ट सी बन जाएगी ना, तो जब आप आगे बढ़ोगे तो ये चीज़ें जब आपके सामने आएँगी डिफरेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में तो आप कर पाओगे। तो अब अगला जो इस लेक्चर का जो पार्ट है, इट इज़ अ वेरी स्मॉल पार्ट जिसमें हम इन यूनिट्स को डिफाइन कर लेंगे, फिर हम डायमेंशन एनालिसिस करेंगे। तो ठीक है, आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, आई होप आप इसको ध्यान से कर लें, समझ लें, फिर आप इसके नोट्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा नोट्स, या टेलीग्राम ग्रुप आप जॉइन कर लें, उसमें भी मैं नोट्स डाल दूँगा। तो वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।